यस सरकार, नमस्कार। माहौल ज्यादा शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड ये रिवीजन लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट क्विक एंड इफेक्टिवली, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सरकार, ये समरी बुक जो सर जिसे हम पढ़ रहे हैं, आई होप ये आपको शानदार वाली इंप्रोवाइज्ड वर्जन में मजा आ रहा होगा पढ़ के, एंड सर मजा आ रहा होगा आपके एंड भी रिवाइज करके हर कंटेंट को। आइए सर, हम चालू करते हैं क्या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे याद है ना भाई कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला? हाँ है ना सर? तो मैं एक बार रिपीट करता हूं क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है। 140 इज सेल प्राइस, 100 इज योर कॉस्ट। क्लियर? टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द जीएसटी, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। भारत माता की जय। आइए, विद दिस फॉर्मूला वी आर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट, चैप्टर नंबर 4। सर आईटीसी, सर डेफिनेशंस दे रखी सर। आइए, सबसे पहली बात, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? सारी गुड्स अदर देन इनपुट्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर ध्यान देना बच्चा, जो भी गुड्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करी है, कैपिटलाइज करी है, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। डायरेक्टली कैपिटल गुड्स को लिंक कर दिया है आपके अकाउंट से। पहले सर्टिफिकेट रूल्स जब हुआ करते थे वहां सिस्टम अलग था। अब सर, जितनी भी गुड्स आप परचेज करो अपने बिजनेस के लिए, वो अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने कैपिटलाइज किया है तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। इनपुट मतलब जो भी सारी गुड्स जो आप परचेज करो अदर देन कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड inputs which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Input service मतलब all the services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. जो आपने परचेज करी सर्विसेज वो सब इनपुट सर्विसेज है। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी लेवी होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो 6 सप्लाई जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है। एग्जिम सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी गुड्स या सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन थ्रू एग्जिम किया हुआ है, या अगर किसी गुड्स या सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, निल, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उसको भी एग्जाम सप्लाई बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। जीरो रेटेड सप्लाई सर आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। या तो आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स या सर्विस और बोथ को, या फिर सर आपने एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा सर? जीरो रेटेड सप्लाई। और ध्यान रखना, अगर आपने एग्जाम सप्लाई भी जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं। वहां काम आने वाले सारे इनपुट्स वगैरह का आपको आईटीसी मिलता है। क्लियर? आओ बच्चों, शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 16 आईटीसी का फर्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग द आईटीसी। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट। कौन ले सकता है क्रेडिट बेटा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड और intended to be used in the course or furtherance of his business। तो क्रेडिट मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर यहां पे बोला है कि सारी गुड सारी सर्विस का क्रेडिट मिलेगा। पर आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन में 17 सब सेक्शन 5 जहां ब्लॉक क्रेडिट दिया हुआ है और वहां बोल दिया क्या इन गुड्स और सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो बात करेंगे बाद में। पर यहां पे तो एक बार बोला सारी गुड्स सारे सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। पुट टू यूज का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ क्रेडिट मिलेगा, पर ये सारी कंडीशंस पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर यहाँ पे 6 कंडीशंस दे रखी है। इफ ऑल दीज 6 कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो आईटीसी मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब सर टैक्स इनवॉइस। सर और डॉक्यूमेंट बात करता हूं, ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्लियर? यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? रूल नंबर 36 ने डिफाइन किया। रूल नंबर 36 बोलता है क्या? सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट खुद लायबल है और उसने खुद पे इनवॉइस इशू किया है उसके बेस पर, देन डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। देन अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है तो बिल ऑफ एंट्री या एनी द सिमिलर डॉक्यूमेंट जिसके पर असेसमेंट हुआ है और उसके बेस पर आपने आईजीएसटी पे किया और आईजीएसटी का आपको आईटीसी मिलेगा। देन रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होता है बच्चों? आप अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 14 फेब, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला कब? 7 मार्च। विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो सर ऐसे केस में 14 फेब से लेके 6 मार्च के बीच में जो भी आपने सप्लाई किया उनके आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो पुराने बिल का रेफरेंस देते हुए बेटा। हाँ है ना भाई? उसको बोलते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस। उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाता है। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। एंड सर ध्यान देना, जो इनवॉइस के बेस पे आपको क्रेडिट मिलता है इट शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस एज पर रूल नंबर 46। पर सारी इंफॉर्मेशन नहीं, बट एटलीस्ट ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है
तो भी आईटीसी मिल जाएगा सर, हम डिनाई नहीं करेंगे। फर्स्ट बोलता है अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, देन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, फिर सप्लायर का जीएसटी नंबर एंड रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर, एंड सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई था तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखा होना कंपलसरी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी ऐसे केस में आईटीसी डिनाई नहीं करेंगे। ये था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 2 का फर्स्ट कंडीशन क्लोज नंबर ए। आइए क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या, जो आपने क्रेडिट ले रहे हो, आप जो इनवर्ट सप्लाई के बेस का आप क्रेडिट ले रहे हो, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर हाँ ये प्रोविजन उन्हीं केस में एप्लीकेबल है जहां पर सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो इनवॉइसेस वगैरह फर्निश करने की उसको रिक्वायरमेंट है तो वो इनवॉइस आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो ही क्रेडिट मिलेगा। मतलब ये कंडीशन कुछ केसेस में नहीं लगेगा, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर ये सर्कुलर आया था, जैसे डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको जीएसटी 1 नहीं फाइल करना होता, जीएसटी 6 फाइल करना होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली सप्लाईज, एंड सर अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है तो ऐसे केस में सर वो वहां पर जीएसटी 1 फाइल नहीं होता, तो ऐसे केस में जीएसटी 2B में अगर वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रही है तो भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर। आइए सर गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड, जिस गुड्स और सर्विस और बोथ का क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। पर अगर बिल टू शिप टू मॉडल है और सर रेसिपिएंट के बिहाफ पर आपने गुड्स किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया तो जब थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो जाएगा तब मान लेंगे हमको रिसीव हो गया और हमको क्रेडिट मिल जाएगा। सेम इज द पॉइंट फॉर सर्विसेज ऑल्सो कि रेसिपिएंट के बिहाफ पे आपने थर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो उसको सर्विस रिसीव हो गई, मतलब रेसिपिएंट को रिसीव हो गई है, तो बिल टू शिप टू मॉडल के केस में आपने जहां शिपिंग किया है भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, सर क्रेडिट मिल जाएगा रेसिपिएंट को अगर वो गुड्स और सर्विस और बोथ उस थर्ड पर्सन को रिसीव हो गई है तो बेटा। क्लियर। अच्छा बाकी नॉर्मल कोर्स में गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। अच्छा देना रिसीव का मतलब होता है एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। मान लो रास्ते में सर लॉस हो गया गुड्स तो ऐसे केस में जितना रिसीव हुआ है उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर ट्रांजिट लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस की लिमिट में अगर है तो सैनवर्ड क्रेडिट में जजमेंट आया हुआ है कि नॉर्मल लॉस की लिमिट में अगर लॉस हुआ है तो ऐसे केस में पूरा आईटीसी मिलना चाहिए। ऐसा सैनवर्ड क्रेडिट में जजमेंट आया था जो इक्वली जीएसटी में अप्लाई होना चाहिए, अब तक ऐसा कोई जजमेंट जीएसटी में आया नहीं है। क्लियर। डन। सर अब ध्यान एक और बात, सर मान लो गुड्स निकला वहां से कब, जनवरी मंथ में सप्लायर के से और हमको रिसीव कब हुआ बेटा, फरवरी मंथ में, तो क्रेडिट कब मिलेगा, फरवरी मंथ में मिलेगा हमको बेटा। देन क्लोज में बी ए बोलता है कि रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, मतलब जीएसटी 2B में क्रेडिट जो आ रहा है वो एक रेस्ट्रिक्टेड आइटम रेस्ट्रिक्टेड कॉलम आईटीसी के कॉलम में अगर आ रहा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब ये है, अब वहां पे आप बोलेंगे क्या जीएसटी 2B में रेस्ट्रिक्टेड आइटम या इनएलिजिबल आइटम की लिस्ट में कौन कौन से आईटीसी आएगी। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो सर मैं हूं राजस्थान से और सर सप्लायर था कहाँ का, मुंबई का होटल अकोमोडेशन। अब सर होटल वाले ने बिल लिखा सीजीएसटी और एसजीएसटी महाराष्ट्र वाला, सर मेरे को राजस्थान में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर। वो मेरे इनएलिजिबल आईटीसी में आएगा। सेकंड, सर अगर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट निकल गया उसके बाद आईटीसी मेरे जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा तो वो ऑटोमेटिक इनएलिजिबल आईटीसी के लिस्ट में आ जाएगा, मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। देन सर जीएसटी लेवेबल ऑन सप्लाई इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है तो खुद ही टैक्स पे करेगा और क्रेडिट ले लेगा बेटा। क्लियर। सेम मंथ में क्रेडिट लेगा। पर सर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, पर ऐसे केस में सेक्शन नंबर 41 के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। ये रेसिपिएंट को पता कैसे पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले तो वो जीएसटी 1 के बेस पे सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल किया होगा, हमारे 2B में क्रेडिट आ गया होगा, उसके बेस पर सेक्शन नंबर 41 बोलता है रेड विद रूल नंबर 37A कि एक बार विश्वास पे क्रेडिट आप ले लीजिए, पर अगर बाद में सब्सिक्वेंटली इफ द सप्लायर डज नॉट मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय फर्निशिंग इज रेस्पेक्ट टू जीएसटी 3B या रेस्पेक्ट टू रिटर्न, तो ऐसे केस में आपको बाद में क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। क्लियर। उसके लिए रूल नंबर 37A आया और 37A बोलता है क्या, अगर जिस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड वो क्रेडिट था वो फाइनेंशियल ईयर में सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा, आपके 2B में क्रेडिट आया, आपने क्रेडिट ले लिया, पर अगर उस सप्लायर ने उस रेस्पेक्टिव मंथ का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, कब तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर मंथ आ रहा है तब तक उसने अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया सर 30 सितंबर तक, तो ऐसे केस में सर जो फाइनेंशियल ईयर सर उसके बाद 2 महीने जो आ रहा है सितंबर के बाद 2 महीने बाद मतलब 30 नवंबर, तो 30 नवंबर या उससे पहले पहले उस रेसिपिएंट को जिसने उस इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लिया था जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल नहीं हुआ, तो सर 30 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को अपना रिटर्न फाइल रेसिपिएंट को अपना आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर उसने, सुनना ध्यान से, सर 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, पर सर 1 दिसंबर के बाद अगर उसने आईटीसी रिवर्स किया तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना आईटीसी उसने यूटिलाइज किया था उतने पे। अगर आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल। भारत माता की जय। क्लियर। तो 30 डे ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक वेट करेगा गवर्नमेंट कि सप्लायर ने अपना जीएसटी 3B फाइल कर दिया तो रेसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट पे नहीं करवाएंगे, कोई उसको आईटीसी रिवर्स नहीं करवाएंगे। पर अगर उसने 30 सितंबर तक
अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो रेसिपिएंट को बोल दिया 2 महीने का वक्त और दिया, 30 नवंबर तक अपना आईटीसी रिवर्स कर दे, हम तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पर अगर 30 नवंबर तक उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो 1 दिसंबर से क्या लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, सर सिंपल 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, अगर आपने आईटीसी यूज किया था तो। क्लियर, डन, पक्का माहौल। सरकार फर्दर बोल दिया क्या, अगर मान लो सप्लायर बाद में सब्सिक्वेंटली अपना रिटर्न फाइल कर देता है, देन रेसिपिएंट कैन रीअवेल द आईटीसी, और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, डन। सर आइए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2, उसकी लास्ट कंडीशन बोलता है क्या, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए तो आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सारे आईटीसी आपको तभी मिलेंगे जब सारी कंडीशन पूरी होती तो। ऑल 6 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। आइए बच्चों सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 में एक फर्स्ट प्रोविजो बोलता है क्या, अगर कभी भी गुड्स लॉट से इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है तो जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब आपको आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर। एट द सेम टाइम मैंने टैक्स इनवॉइस के साथ में पढ़ाया था आपको, टैक्स इनवॉइस में क्या लिखा हुआ है कि अगर कभी भी लॉट से इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव गुड्स सप्लायर करता है तो फर्स्ट लोड जब सप्लायर कैसे निकलता है, उसको पूरे सप्लाईज के लिए एक ही साथ फर्स्ट लोड जब निकलता है तभी उसको पूरे सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, मतलब उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई तो फर्स्ट लोड पे आ गया, और रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिल रहा है बेटा, जब लास्ट लोड रिसीव होता है तब उसको आईटीसी मिलेगा। भाई साहब होशियार। सर आइए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल नंबर 37 बोलता है क्या कि इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, फेल्स टू मेक पेमेंट बेटा, क्लियर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में सर जितना अमाउंट फेल हुआ है रेसिपिएंट टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर उतना प्रोपोर्शनेट उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट, अगर उसने आईटीसी यूज किया था तो बेटा। क्लियर। जिस दिन से उसने आईटीसी यूज किया वहां से लेके जब वो वापस से गवर्नमेंट को पे करेगा तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। पर हाँ खास बात क्या है, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो उसको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और हाँ अगर सब्सिक्वेंटली इफ द रेसिपिएंट मेक्स पेमेंट टू द सप्लायर तो ऐसे केस में ही कैन रीअवेल द आईटीसी, और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। प्लस इस रूल का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 1 बोलता है क्या, अगर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने खुद नहीं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स की लायबिलिटी खुद ने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा और सर उसका क्रेडिट ले लिया होगा, बात खत्म बेटा, भले वापस सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो शेड्यूल 1 वाली सप्लाई थी, कौन सी थी बच्चों, शेड्यूल 1 वाली सप्लाई मतलब जहां पे कंसिडरेशन होता ही नहीं है, सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो वहां पे तो रेसिपिएंट को सप्लायर को कुछ पे ही नहीं करना है। क्लियर। तो रेसिपिएंट कभी फेल हुआ ही नहीं पे करने के लिए, इसलिए वहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। फिर अगर मान लो सर कोई एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था पर रेसिपिएंट ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ये मानेंगे उतना अमाउंट उसने सप्लायर को पे कर दिया बच्चों। हाँ है ना भाई। क्लियर, डन। सर यहां तक पॉइंट समझ में आया मेरा। ओके ये था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी। पर हाँ ध्यान, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल नंबर 37। पर हाँ यहां खास बात क्या है, सर रेसिपिएंट मस्ट फेल टू मेक पेमेंट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ही कितना है, 1 साल का क्रेडिट पीरियड दे रखा है तो 1 साल तक कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। पर 1 साल एक्सपायर हो गया तो नेक्स्ट डे, अगर आपने 1 साल एक्सपायर हो गया अगर रेसिपिएंट ने पे नहीं किया तो नेक्स्ट डे ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, वहां पे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, डन। भारत माता की जय। आइए सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, इफ कैपिटल गुड्स के पोर्शन पे, कैपिटल गुड्स पे सर आपने जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का अगर आपको आईटीसी लेना है तो ध्यान रखना बेटा वो जीएसटी वाले पोर्शन का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होना चाहिए। आप वैल्यू ऑफ गुड्स का आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जीएसटी पोर्शन का भी अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी आईटीसी एट ऑल। फिर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता है टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी, जिस दिन सर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई टैक्स इनवॉइस था या डेबिट नोट था, तो ऐसे केस में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस इशू किया है वो फाइनेंशियल ईयर उस इनवॉइस या डेबिट नोट इश्यू होने के बाद उस फाइनेंशियल में तो आप क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद भी सर 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, सर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी लेना पड़ेगा। अगर आप आईटीसी किसी कारण से नहीं लिया तो बाद में आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। हाँ आईटीसी अवेलमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है। वंस आईटीसी इज वैलिडली अवेल्ड आप इसको कैरी फॉरवर्ड करिए एन नंबर ऑफ ईयर तक, उसके बाद यूज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आईटीसी अवेलमेंट के लिए टाइम लिमिट दे रखा है क्या, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। पर हाँ सर आपने एक बार आईटीसी अवेल कर लिया और फिर किसी कारण से आपको रिवर्स करना पड़ा था और बाद में आप रीअवेल करते हो तो रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हो आगे बेटा। सर आइए ये सेक्शन नंबर 16 पूरा खत्म होता है। अब एक रूल नंबर 86A और 86B दे रखा है सर बोगस इनवॉइसिंग की ट्रांजैक्शंस को थोड़ा रोकने के लिए ये रूल्स आए थे। रूल नंबर 86A बोलता है क्या, सर अगर सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाला ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो रेसिपिएंट ने आईटीसी लिया है वो ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे लिया है जो फेक है,
क्लियर, या ये 4 कंडीशन दे रखी बेटा। सर सबसे पहली बात, अगर सप्लायर वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, कुल मिला के ये वो ट्रांजेक्शन है जहां पर सर ऑफिसर को लगता है क्या मामला गड़बड़ है, और वहां पर अगर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पर ये बोगस इन्वॉइसिंग के ट्रांजेक्शन वो उसके एग्जांपल याद रखे, तो ऐसे केस में उतना आईटीसी आपके लिए ब्लॉक कर देंगे, उतना आईटीसी आप यूज नहीं कर पाएंगे, ना उसका रिफंड ले पाएंगे। क्लियर, और ये रेस्ट्रिक्शन 1 साल तक अप्लाई होगी, 1 साल में डिपार्टमेंट को मैटर क्लोज करना पड़ेगा सर, नहीं तो सर ये रेस्ट्रिक्शन 1 साल बाद ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्लियर, डन। अब सर ये 4, अब वो कौन कौन सी कंडीशन जहां पे ये प्रोविजन अप्लाई होगा? फर्स्ट, इफ द सप्लायर वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर ही वाज कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स सर्विस, और बोथ आपने क्रेडिट लिया था, या फिर जो टैक्स बिल पे चार्ज हुआ वो सब गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ, या फिर रेसिपिएंट वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर ही वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर टैक्स इनवॉइस आपके पास नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपके पास नहीं है, डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे क्रेडिट ले रहे हो उसकी पोजीशन आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट अवेल द क्रेडिट, फिर भी आपने क्रेडिट लिया है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 86 अब ए अप्लाई होगा, और ऐसे केस में उतना अमाउंट आपके सर आईटीसी अकाउंट में से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से सर ब्लॉक कर देंगे, उसको आप ना तो यूज कर पाएंगे ना रिफंड ले पाएंगे बच्चों। क्लियर, डन। और हाँ, ऑफिसर लगता है कि यस आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो बाद में वो रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है, पर 1 साल का वक्त है उनके पास बेटा। आइए, रूल नंबर 86 भी बड़ा काम का है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है इसका, बड़े क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट डाल दिया था इसमें। सर ये बोल दिया क्या, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का किसी पर्टिकुलर मंथ का टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर वाज मोर देन ₹50 lakhs other than exempt supply, other than zero rated supply, सर 50 लाख से एक्सीडिंग टर्नओवर था, मतलब मिनिमम 50 लाख 1 रुपया किसी पर्टिकुलर मंथ का, तो उस पे ये रूल नंबर 86 बी अप्लाई होगा, और बोल दिया क्या, उस महीने का लायबिलिटी पे करते वक्त सर ध्यान देना बेटा, मिनिमम आपको 1% ऑफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर, मतलब उस महीने की आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, आईटीसी यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 99% ही यूज कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर। पर हाँ सर इसके एक्सेप्शन है, सर इसके एक्सेप्शन दे रखे वो हम पढ़ रहे बेटा, पर हाँ ध्यान देना बेटा, इन सारे केसेस में आपको बोल दिया क्या कि आपको मिनिमम 1% टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर। पर हाँ सर ध्यान देना, अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन में बोला हुआ है क्या, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर, ठीक है सर। अब ऐसे केस में सर एक्सेप्शन क्या क्या है, फर्स्ट द सेड पर्सन या प्रोपाइटर या कर्ता या एमडी या एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स या एओपी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स ने सर लास्ट 2 सालों में मोर देन ₹1 लाख इनकम टैक्स पे किया हुआ है, एक्सीडिंग ₹1 लाख, मतलब 1 लाख 1 मिनिमम बेटा, या फिर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख का रिफंड मिला हुआ है सर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस था आपका और पिछले साल में आपने मोर देन 1 लाख का रिफंड लिया हुआ जीएसटी का, मतलब वहां पे आप जेन्युइन केस है, सारा वेरिफिकेशन हो रखा है, बोगस बिलिंग के ट्रांजेक्शन नहीं करे होंगे आप बेटा। क्लियर, या फिर आपने करंट मंथ का, सर करंट मंथ जब आया है उस मंथ को ऐड कर दो, करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मंथ अब तक हो चुके उतने सबके और सबका मिला के एक्यूमुलेटेड अगर लायबिलिटी देखे तो उसका आप 1% ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो थ्रू कैश लेजर। क्लियर, या फिर द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ऐसे केस में सर ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये बोगस बिलिंग के ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं, ये लोग करते ही नहीं ऐसा ट्रांजेक्शन। क्लियर, डन। पर हाँ अगर आप पे ये रेस्ट्रिक्शन लग रही है, पर अगर आपने कमिश्नर को अप्लाई किया या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर और उसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बोला कि नहीं नहीं यार ये रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं लगनी चाहिए, तो वो रेस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं आपके लिए स्पेशल केस में, वो एक अलग बात है बेटा। ओके डन। सर आइए रूल नंबर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, सर आईटीसी लायक नहीं हो तुम, हाँ है ना भाई। तो सर इस तरह के कुछ मीम्स कुछ फोटोग्राफ्स हमने यूज किए पूरी बुक के अंदर, सो दैट आपको थोड़ा पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्माइल भी आया मुंह पे, थोड़ा टेंशन नहीं रहे आपको और मजा भी आया पढ़ते वक्त। आइए, और सर ये इमेज देखते हुए आपको याद भी रहता है चीजें कई बार। सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 16(1) और 18(1) फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका क्लॉज नंबर ए बोलता है सबसे पहला क्या, सर मोटर व्हीकल्स विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर, नॉट मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली बात तो इंक्लूडिंग ड्राइवर है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, 13 पैसेंजर व्हीकल है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो मतलब 14 हो गया, एलिजिबल हो गया आईटीसी के लिए बच्चों। ठीक है सर, हैविंग नॉट मोर देन 13 मतलब अप टू 13 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर, ऐसा मोटर व्हीकल होना चाहिए। और मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में बोल रखा है, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन दे रखी है मोटर व्हीकल एक्ट में, अगर मोटर व्हीकल के अंदर 4 व्हीलर व्हीकल है सर, सॉरी मोटर व्हीकल डज नॉट इंक्लूड अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स, जैसे 2 व्हीलर हो गए बेटा, फिटिंग विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 25 cc, मतलब 25 cc से कम का बाइक है बेटा,
25 सीसी या उससे कम का बाइक है तो उसको मोटर व्हीकल नहीं बोलेंगे। वैसे प्रैक्टिकली बात करें एक्टिवा, जुपिटर, बाइक जितनी होती है वो 25 सीसी से एक्सीडिंग ही होती है सब मोटर व्हीकल के स्कोप में आता है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में कंफ्यूज होते हुए, बाइक जो है वो पैसेंजर व्हीकल है, भले डोमिनोज वाले यूज कर रहे हैं या डिलीवरी वाले गुड्स यूज कर रहे हैं, कुरियर कंपनी वाले यूज कर रहे हैं, सब क्या है बाइक है, मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर है, वो सब भी ब्लॉक क्रेडिट में कवर होता है, इनका आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर? पर हाँ सर मोटर व्हीकल मोर देन 14 पैसेंजर वाला है, मोर देन 13 पैसेंजर वाला है तो क्रेडिट आपको मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा गुड्स कैरेज अगर है, ट्रक हो गया, छोटे लोडिंग ऑटो हो गए, टेम्पो हो गए, इन सब का आपको आईटीसी मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मना किसके लिए? क्या मोटर व्हीकल हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 पैसेंजर का कैपेसिटी है। क्लियर? तो उन पैसेंजर व्हीकल के लिए मना किया है आईटीसी के लिए, पर हाँ उसके भी 3 एक्सेप्शन है, उन 3 एक्सेप्शनल केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। इफ दोज मोटर व्हीकल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। फॉर क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, एंड थर्ड इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल्स। तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? डन। ये एग्जांपल दे रखे मैंने आपको, एंड सर ये आपको बहुत ही सुंदर फॉर्म में मैंने चार्ट दे रखा है इस नई समरी बुक के अंदर, जिससे आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी होता है कंटेंट की सर क्या कंडीशन एक्चुअली है, और गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे बेटा आपके। आइए सर सेकंड आता है क्या? वेसल्स और एयरक्राफ्ट। तो सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर AA बोलता है क्या? वेसल एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा, इसमें सीटिंग कैपेसिटी वगैरह कुछ भी नहीं बोला है। क्लियर? पर हाँ इसके 4 एक्सेप्शन दिए। फर्स्ट, एक्सेप्ट इफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। सर इफ दोज वेसल और एयरक्राफ्ट आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स तो आपको आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। और बाकी के सर एक्सेप्शन है क्या? वही जो हमने ऊपर पढ़े मोटर व्हीकल के लिए, फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। कौन कौन सी बेटा? फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, सेकंड सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, देन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट या नेविगेटिंग द वेसल की ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। आइए बच्चों सर फिर ये क्या? अगर मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है तो उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आपने सर्विसेज ली, कौन कौन सी? इंश्योरेंस, जनरल रिपेयरिंग सर्विसेज, सर्विसिंग सर्विसेज, हाँ ना, मेंटेनेंस सर्विसेज, या फिर उसके कोई पार्ट्स कंपोनेंट्स परचेज किए, या फिर आपने मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट हायरिंग पे लिया, लीजिंग पे लिया, उनके लिए बात कही है कि उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का आपको आईटीसी मिलता है तो इन सब का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का आपको आईटीसी नहीं मिलता तो सर जनरल रिपेयरिंग, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड सर हायरिंग, लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? पर हाँ ध्यान रखना बेटा, 2 सर्विसेज कौन कौन सी बेटा? सर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस और सर इंश्योरेंस सर्विसेज। सर आई रिपीट, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का आईटीसी 2 एक्सेप्शनल केस में मिल जाता है। फर्स्ट, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोटर व्हीकल्स और इफ यू आर अ इंश्योरेंस सर्विस सप्लायर, तो इन दोनों सर्विस का आपको आईटीसी मिल जाएगा। किसका? जनरल इंश्योरेंस और सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा। किसको बेटा? इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल्स और यू आर अ इंश्योरेंस सर्विस सप्लायर तो आपको आईटीसी मिलता है, वरना आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर? आई रिपीट पूरा प्रोविजन बेटा, जिन लोगों के लिए मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट सर एलिजिबल आईटीसी के लिए, उनके लिए तो सारा क्रेडिट मिलता है, कोई तकलीफ नहीं बेटा। जिनके लिए क्रेडिट नहीं मिलता उनको सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और हायरिंग, लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर सर 2 एक्सेप्शन केस है, जनरल इंश्योरेंस और सर सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस के लिए क्रेडिट मिल जाएगा 2 लोगों को, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल्स और इफ यू आर अ जनरल इंश्योरेंस सर्विस सप्लायर। क्लियर? तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार ये सब मैंने आपको एग्जांपल दे रखे, इन सब कंटेंट को आपस से रिवाइज करने के लिए। देन क्लॉज नंबर बी बोलता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर बी, फूड एंड बेवरेजेस। बेवड़े नहीं हो, बेवरेजेस। सर फूड एंड बेवरेजेस, ये पर्सनल कंजम्पशन वाली गुड्स आ गई बेटा, गुड्स सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, है ना भाई। सर रेंटिंग, लीजिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जो मैंने ऊपर पढ़ा है वो यहाँ पे दे रखा था एक्चुअली। देन सर जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, इनका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? पर सर इनका आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज आपने लिए क्यों? टू प्रोवाइड द आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट if you are engaged in making same category of outward supply और ये inward supply आपने लिया है as a component of the composite or mixed supply
ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई बेटा, हाँ है ना, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे आउटडोर कैटरिंग सर्विस आप दे रहे हो और उसके लिए फूड आइटम काम आया, तो यस फूड आइटम इज बीइंग यूज्ड इन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो फूड आइटम का आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर। फिर है क्या, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ध्यान देना बेटा, अगर आपने किसी बिजनेस एसोसिएशन का मेंबरशिप लिया है तो आईटीसी मिलता है। सर ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज होम और लीव ट्रैवल कंसेशन, नो आईटीसी विल बी अलाउड। क्लियर। ये था आपका सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज में बी, उसका आइटम नंबर 1 2 3। और हाँ, इन तीनों का एक जनरल एक्सेप्शन दे रखा है, और इन तीनों का एक्सेप्शन बोल रखा है क्या, अगर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है कि आपको ये तीनों इनवर्ट सप्लाई, इन तीनों में से जो भी इनवर्ट सप्लाई है वो लेनी पड़ेगी, और सर उस लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई लिया है, देन ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस, सर अब ध्यान देना बच्चों, किसी फैक्ट्री में सर बोल दिया किसी लॉ ने कि यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर हाँ, अगर क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और दे रखा है कि प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, तो नो आईटीसी विल बी अलाउड। ध्यान रखना, आपको ये मानना कि आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट, अगर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं, क्वेश्चन में लिख दे कि दिस इज बीइंग परचेज्ड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर दिस लॉ, तो ऐसे केस में आईटीसी मिल जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार फिर आता है क्या, कंस्ट्रक्शन, क्लॉज नंबर सी और डी मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ये बड़े ही सुंदर मैंने एनालिटिकल पॉइंट दे रखे दोनों के लिए बेटा। सर दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ बच्चों में, ओके सॉरी सर, सुनना ध्यान से बात को। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर उसमें जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज काम आई हैं, एक भी रुपए का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ऑल द गुड्स, ऑल द सर्विसेज विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो आईटीसी विल बी अलाउड। सर पर उसके दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट क्या है सर, अगर आपने प्लांट और मशीनरी का इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करी थी, आईटीसी विल बी अलाउड। सेकंड, इफ यू आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू समबडी एल्स, तो ऐसे केस में आईटीसी मिल जाएगा। और थर्ड एक्सेप्शन एक और है बेटा, सर ध्यान देना बच्चों, पर उसके लिए द टर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स सर एडिशंस, ऑल्टरेशंस, सर अगर आपने पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन किया है, रिपेयर मेंटेनेंस किया है, ये सब भी कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है। और ये सब अगर कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आते हैं तो सर इनमें काम आने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर आपने ये जो कंस्ट्रक्शन में, ये जो आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराई है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ये कैपिटलाइज नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ऐसे केस में ये कंस्ट्रक्शन के स्कोप में नहीं आता है। और कंस्ट्रक्शन के स्कोप में अगर नहीं आता तो ऐसे केस में आपको उन रिपेयर मेंटेनेंस में जो भी सीमेंट, जो भी स्टील, जो भी सर्विसेज काम है, इन सब का आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब अगर आपने कैपिटलाइज किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन दी अकाउंट ऑफ दैट सेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस जो करा रहे वो भी कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है, उसके लिए जो भी गुड सर्विस का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर, डन। अब ध्यान देना एक खास बात, प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में, सर प्लांट और मशीनरी इंक्लूड्स सर फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिससे वो मशीन इंस्टॉल करी बेटा आपने, बट it does not include, it excludes क्या, land, building और other civil structures, it excludes telecom towers, it excludes pipeline laid outside the factory premises। ये प्लांट और मशीनरी के स्कोप में नहीं आते, और प्लांट और मशीनरी के स्कोप में अगर नहीं आते तो सर ऐसे केस में इनके इंस्टॉलेशन में जो भी गुड्स सर्विस काम है इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट आपको सारा मिल जाएगा। फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट लगाने के लिए अगर आपने कोई सीमेंट काम लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज काम लिया, यस आईटीसी विल बी अलाउड। आई होप पूरा पॉइंट आपको समझ में आया। भारत माता की जय। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दे रखे सो दैट आप कंटेंट को आपस रिवाइज कर पाए अच्छे से। सर क्लोज नंबर ई दे रखा है क्या, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वाले से अगर आपने कुछ परचेज किया, ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा। वैसे भी वो टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर सकता, वो तो बिल और सप्लाई इशू करेगा, फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर सर एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स लेके आया है, सर उस पे उसने आईजीएसटी पे किया होगा इंपोर्टेड टाइम पे, उस आईजीएसटी का उसको आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस उसने जो परचेज करी है उसका कोई उसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। देन आता है क्या सर क्लॉज नंबर एफ ए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए अगर आपने कोई इनवर्ट गुड्स या इनवर्ट सप्लाईज लिए सर्विसेज का, उन पे जो जीएसटी पे किया, एक रुपए का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। देन क्लॉज नंबर जी बोलता है क्या, कोई भी गुड्स सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नो आईटीसी विल बी अलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर 7, सर गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, destroyed, written off और disposed of by way of gift और free sample, no ITC will be allowed। ध्यान देना बच्चों। सर
यहाँ पे खुराना वुलन मिल्स लिमिटेड के केस में जजमेंट था, मैंने बताया था लेक्चर के अंदर आपको, एक्सरसाइज टाइम पर, और वहां पर डिपार्टमेंट केस हार गया, और सर हार के जीतने वाले को बोलते हैं क्या, बाजीकर, और इसलिए सेक्शन लिया है गवर्नमेंट, और यहाँ बोल दिया क्या, जो गुड्स लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नो आईटीसी विल बी अलाउड, बात खत्म। भली फैक्ट्री में आग लग गई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। देन एनी टैक्स विच इज पेड इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 और 130, तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे टैक्स इविजन किया या ड्यूरिंग ट्रांजिट गवर्नमेंट ने गुड्स पकड़ ली और वहां पे आपसे टैक्स पे करवाया, अब आपने अपने कस्टमर को डेबिट नोट लिखा उस टैक्स का, तो ऐसे केस में उस डेबिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर। आइए सर्कुलर की बात करते हैं हम। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 पूरा खत्म हो गया है बच्चों। आइए एक सर्कुलर दे रखा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए। यहां बोला है क्या, मान लो मैं एक मशीन मैन्युफैक्चरर हूं और आप एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हो। अब सर क्या होता है, आप जॉब वर्कर हो बेटा। क्लियर। केस नंबर 1, 2 केस बनाता हूं। आप एक जॉब वर्कर हो, आपको एक कंपोनेंट बनाना है और कंपोनेंट मेरे काम आएगा किसमें, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बेटा। ठीक है। अब कंपोनेंट बनाने के लिए मोल्ड्स, डाइस, जिग्स चाहिए, वो मैंने आपको सप्लाई किए सो दैट आप उससे वो कंपोनेंट बना पाए बेटा। सर यू आर अ जॉब वर्कर। अब ऐसे केस में वो मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स सप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी थी, आपका तो केवल जॉब वर्क चार्जेस आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अब ऐसे पॉइंट में आता है क्या, जब मैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर जब परचेज किए होंगे, क्लियर, उसका आईटीसी मेरे को मिलेगा। मेरे यहाँ से जब जॉब वर्कर के आ जाएगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, तब मुझे कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी चालान के थ्रू मैं गुड्स भेज दूंगा और उसको जो कॉस्ट ऑफ टूल्स और ये जो मोल्ड्स, डाइस थी, वो कॉस्ट उसकी वैल्यू का पार्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या था, केवल जॉब वर्क चार्जेस बेटा। केस नंबर 2, अगर मान लो मेरा आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंपोनेंट परचेज का था, जॉब वर्क पे नहीं था बेटा, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सर आपको जो भी मोल्ड्स, डाइस चाहिए वो सब आपकी जिम्मेदारी है बेटा। तो ऐसे केस में अब मोल्ड्स, डाइस वगैरह आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, भले वो मैंने परचेज करके आपको दिया हो, उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको मिलेगा, वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और वो जो कंपोनेंट सप्लायर है उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स में वो ऐड हो जाएगा, कंपोनेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसका आईटीसी, मोल्ड्स, डाइस, स्पेयर्स वगैरह का आईटीसी उस जॉब वर्कर को मिलेगा जो कंपोनेंट सप्लायर है इस केस में। एंड सर कंपोनेंट जब वो मुझे सप्लाई करेंगे, पूरे कंपोनेंट का वैल्यू का बिल लिखेंगे जिसमें मोल्ड्स, डाइस की कॉस्ट भी होगी, और उस बिल पे जो जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी मेरे को मिल सकता है अगर मैं एलिजिबल हूं तो बेटा। क्लियर। भारत माता की जय। ये था आपका सर्कुलर। आइए बच्चों, अब ये क्या सेल्स प्रमोशन स्कीम के लिए सर्कुलर आया, जीएसटी आईटीसी रिवर्स करना कि नहीं करना है। फर्स्ट फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। अगर आपने, जैसे मैं मेडिसिन बनाता हूं बेटा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फ्री सैंपल्स गिवन टू द डॉक्टर्स, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है। शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता तो कोई सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई नहीं है तो सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच बोलता है क्या, आपको आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्री सैंपल या गिफ्ट दिया है इसलिए। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, अगर मान लो वो सप्लाईज मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को किया होता, और अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से वो फ्री सप्लाईज सप्लाई के स्कोप में आ रहा होता है और उस पर जीएसटी लग रहा होता, तो मेरे को आईटीसी मिलेगा, कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। सेकंड, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर जो होते हैं उसमें कुछ फ्री नहीं होता है, इसलिए वहां पे सबका आपको आईटीसी मिलेगा, कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देयर इज नथिंग फ्री। क्लियर। बाय 1 शर्ट गेट 1 फ्री, तो क्या आप शोरूम वालों को बोल सकते हो कि अंकल मेरे को फ्री वाला शर्ट दे दीजिए, बाय 1 नहीं करना है, क्या फ्री देगा? नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है, मोर देन 1 सप्लाईज अब वो आपको वो कर रहे हैं एट अ सिंगल प्राइस, तो इट कैन बी अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, पर जीएसटी तो लग रहा है ना अल्टीमेटली, इसलिए आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्री नहीं है वहां पे बेटा। आइए सर सेक्शन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहला सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में मैंने समरी बुक के अंदर सारे टॉपिक को डाल दिया है इस बार। एंड सर उस अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी परचेज किया और उसको कुछ टाइम बाद आपने बेच दिया, भले यूज करके बेचा, विदाउट यूज बेचा, या आपने एज ए स्क्रैप बेचा या एज ए वर्किंग कंडीशन बेचा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं प्रोविजन बोलता हूं वही एप्लीकेबल होगा। और बोल दिया क्या, वहां पे उन कैपिटल गुड्स के परचेज भी जो आपने जीएसटी पे किया था, उसका जो आपने आईटीसी लिया, उस आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर डेट ऑफ परचेज इनवॉइस से लेकर जब आपने उसको वापस रीसेल किया है, दैट एंटायर पीरियड विल बी काउंटेड, और पूरा पीरियड काउंट करते हुए 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एटसेट्रा बेटा। हाँ है ना भाई, पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा क्वार्टर माना जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा मालिक, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे, लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आएगा वो, या फिर उस मशीन को जब आपने बेचा उसका जो सेल वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, विच एवर इज हायर, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर। विच एवर इज हायर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन सेल ऑफ सच कैपिटल गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। बस एक ध्यान रखना बेटा, भली कैपिटल गुड्स को अपने वर्किंग कंडीशन बेचा हो या एज ए स्क्रैप बेचा हो या विदाउट यूज बेचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ इसके एक्सेप्शन है क्या, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और रिफैक्टरी टूल्स। अगर आपने रिफैक्टरी ब्रिक्स,
मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स अगर आपने सप्लाई किए यूज करने के बाद एज ए स्क्रैप तो केवल उनके ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है उतना ही आपको पे करना है सर। कोई मतलब नहीं विच हायर का बेटा यहाँ पे हाँ है ना, पर केवल और केवल ये अप्लाई होता है कहाँ पे, रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स अगर आपने एज ए स्क्रैप बेचे तो ठीक है। सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सर सेपरेटली अप्लाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं बच्चों। आइए सर अब अगर आप ये वो ट्रांजिशनल प्रोविजन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं लेक्चर के अंदर, पर मैं वापस समझाता हूं बच्चों। सर यहाँ पे आप इमेजिन करिएगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा बच्चों, ठीक है। सर वो साइकिल चलेगी लेक्चर वाली बेटा हमारी। सर अगर कोई एसएससी पहले सर ना जो सप्लाईज करता था वो क्या थे, एग्जिम थे, बाद में टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल थे एग्जिम्ड हो गए सर, ये एंड वाइस वर्सा, ये चेन बताता हूं बेटा मैं। अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज पहले क्या थे, एग्जिम थे, क्या थे मालिक, एग्जिम, ये रहा वो, ये कंपोजिशन लेवल से बाहर आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है सर, इसी में दे रखा ऊपर वाले में, यस यहां पे दे रखा है, क्लियर। अगर ये ना टैक्स पेइंग स्टेटस में आ रहे हो, ठीक है, यहां दे रखा है, पर मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बुक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है बेटा सर, पूरा ध्यान इधर होगा तो मजा आ जाएगा जीवन में। सर मान लिया, गुड। सर अगर मेरा आउटपुट सप्लाईज क्या थे, एग्जाम थे, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो सर ऐसे केस में जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया मेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पर सर एक दिन मेरे गुड्स और सर्विस क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, क्लियर, उन सबका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। जितना भी कैपिटल गुड्स मेरे स्टॉक में पड़ा है उसमें 5% पर क्वार्टर या पर क्वार्टर लेस करूंगा आईटीसी का अमाउंट, बाकी अमाउंट में आईटीसी अवेल कर लूंगा। पर ध्यान देना सर, जो ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विसेज है उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे 14 फेब को आपकी गुड्स टैक्सेबल हुए तो 13 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर उन्हीं इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा जो लास्ट 1 ईयर में आपने परचेज किए, 1 साल पुराने जो परचेज किए हुए उसका कुछ भी ना हो पाएगा, क्लियर। अब आपके गुड्स और सर्विसेज क्या है, टैक्सेबल है, जो भी नया परचेज करोगे सारा क्रेडिट मिलेगा। पर एक दिन योर आउटवर्ड सप्लाईज जो पहले टैक्सेबल थे वो क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए। तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सारा आईटीसी रिवर्स। जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उसमें क्या करेंगे, जितना आपने आईटीसी लिया था वो अमाउंट डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ। मतलब मान लो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है, 32 मंथ, 25 डेज रिमेनिंग लाइफ बची है, तो 32 मंथ के हिसाब से रिवर्स करना है। मतलब 6 लाख का आईटीसी था, डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू 32, इतना जो आईटीसी आएगा वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और उसके बाद भी कोई आईटीसी अकाउंट में बैलेंस बच जाए तो इट विल लैप्स, क्लियर। और अगर ज्यादा आईटीसी रिवर्स करना था तो सर जितना आईटीसी था वो तो रिवर्स किया, और एक्सेस अमाउंट जो आ रहा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बेटा, क्लियर, डन। ये आपके गुड्स पहले एग्जाम थे, पहले टैक्सेबल थे और उससे एग्जाम तो क्या करने का बच्चों, ठीक है। नाउ सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, भले आप सर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो या रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो। वापस बोल रहा बेटा मैं, प्रोविजन रिपीट भी हो जाएगा और आपका वापस से कंटेंट रिवाइज भी हो जाएगा। सेकंड थिंग, फर्स्ट सर अगर एसएससी ने कंपोजिशन स्कीम ले रखा था, मतलब कोई टैक्स पे नहीं कर रहा, तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर एक दिन बच्चा अचानक बड़ा हो गया एंड सर रेगुलर स्कीम में आ गया, कंपोजिशन स्कीम से बाहर आके रेगुलर स्कीम में आ गया, तो सर जिस दिन जैसे 14 फेब को बच्चा बड़ा हो गया तो सर 13 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का सर या कैपिटल गुड्स का, उन सबका उसको आईटीसी मिल जाएगा जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया। इनपुट सर्विस जो ऑलरेडी परचेज करी उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, इनपुट्स भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में सबका क्रेडिट मिलेगा सर। अच्छा, इनपुट हर जगह यही आएगा, रॉ मटेरियल कंडीशन, डब्ल्यूआईपी कंडीशन, फिनिश गुड्स कंडीशन, बार बार नहीं बोलूंगा बेटा मैं, ओके। अब सर सेकंड थिंग, इनपुट हो या कैपिटल गुड्स लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा सर। जो उससे पुराने परचेज किए उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब एसएससी रेगुलर स्कीम में आ गया, सारे परचेज पे सारा टैक्स पे कर रहा है, सारा क्रेडिट ले रहा, सेल पे नॉर्मल टैक्स पे कर रहा, पर एक दिन अचानक बच्चा वापस कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, मतलब रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, 1 अप्रैल को ही हो सकता है बेटा ये। तो सर ऐसे केस में 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का कैपिटल गुड्स का, उसका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा बेटा, जितना आपने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, क्लियर, उतना आईटीसी। एंड इनपुट के केस में जितना भी रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में, फिनिश गुड्स कंडीशन में जितना भी स्टॉक में था उन सबका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कम है और आईटीसी रिवर्सल ज्यादा आता है तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड सर अगर मान लो आईटीसी रिवर्सल कम था, आईटीसी अकाउंट में बैलेंस ज्यादा है तो अगर सर रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी विल लैप्स, क्लियर, डन। ये सेम प्रोविजन मैंने वापस से रिपीट कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब आता है बात क्या, अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था और रजिस्ट्रेशन कराता है या रजिस्टर्ड था और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो क्या करने का, उसके लिए भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वो वैसे पॉइंट आता है कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, पर यहाँ पढ़ने से आपका पॉइंट लिंक होकर समझ में आ जाएगा। सर अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था तो जो भी परचेस करेगा ऑब्वियसली कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर एक दिन एसएससी ने अपना क्या करा दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, भले वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने रजिस्ट्रेशन अगर करा दिया तो ऐसे केस में सर
जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, मान लो 14 फेब था बेटा, तो 13 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का हो या कैपिटल गुड्स का हो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब जब आप अनरजिस्टर्ड थे उस टाइम जितने भी कैपिटल गुड्स आपने परचेज कर लिए सर, उसका बाद में क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले आप बाद में रजिस्ट्रेशन करा दो, वी डोंट केयर। बाकी हमने जो दो केस पढ़े, कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहा था, या गुड्स एग्जाम थे या सर्विसेज एग्जाम थी और अब टैक्सेबल हो रही है, तो वहां पे आप सिंस रजिस्टर्ड थे इसलिए आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल रहा था जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया था बेटा। ठीक है, यहाँ पे केवल इनपुट का ही आईटीसी मिलने वाला है, कैपिटल गुड्स आईटीसी नहीं मिलने वाला है। आई रिपीट, अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था तो सर उसने जो भी परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया, जितना भी इनपुट स्टॉक में है, रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए उन सबका आपको आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में है सर उसका कुछ भी ना हो पाएगा। इनपुट सर्विस का वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलता है जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। अब आप रजिस्टर्ड हो, जो भी नया परचेज करो सारा क्रेडिट मिलेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, या जितना भी कैपिटल गुड्स आपके स्टॉक में है, उन सबका जो प्रोपोर्शनल आईटीसी बनता है वो, जैसे इनपुट वगैरह सारा क्रेडिट निकाल दिया बेटा आपने, कितना स्टॉक पे आपने टैक्स पे किया हुआ है, क्लियर, और आपने आईटीसी लिया है वो। कैपिटल गुड्स के केस में वही आईटीसी अवेल डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, इससे जो आपका अमाउंट ऑफ आईटीसी आता है वो, या फिर इन सब गुड्स का जो ओपन मार्केट वैल्यू पर जो जीएसटी पेएबल आता है, क्योंकि इफ द पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो ये मान लेते हैं आपने सारे गुड्स खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया, तो सर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दी ऑल दिस गुड्स पे जो जीएसटी बनता है वो, या इनसे प्रोपोर्शनल जो आपने आईटीसी कैलकुलेट किया वो, विच एवर इज हायर जो होगा इतना आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आईटीसी अकाउंट में बैलेंस बचता तो इट विल लैप्स। भारत माता की जय, ये पॉइंट खत्म होता है। अब तो सर ये था सेक्शन नंबर 60, सेक्शन नंबर 18 के प्रोविजंस प्लस, ध्यान देना बेटा, एक दो बातें और कर लेता हूं कॉमन ऑफ सबके लिए बेटा। इन सारे केस में जब आप जैसे एग्जाम से टैक्सेबल हो रहे हो, कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में रहे हो, अनरजिस्टर्ड से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, यहाँ पे अगर आईटीसी अकाउंट का आईटीसी जो आप अवेल करते हो वो अगर अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख होता है, कितना होता है बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब मिलाकर एक्सीडिंग 2 लाख होता है, तो आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा कि आईटीसी जो इसने लिया है बिल्कुल सही लिया है। सेकंड थिंग, ये आईटीसी क्लेम करने के लिए सर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 विद इन 30 डेज। सर जिस दिन आप एलिजिबल हुए वहां से 30 दिन के अंदर आपको आईटीसी 01 में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है कि मैंने इन गुड्स का मैंने क्रेडिट लिया है, क्लियर सर। पर अगर 2 लाख से कम, 2 लाख या उससे कम अमाउंट है तो सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। सेम बात अगर मान लो सर जब आईटीसी रिवर्सल की बात आती है तो सर जितना भी आप अमाउंट रिवर्स करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पर हाँ वहां पे आपको विद इन 60 डेज 60 डेज में आपको फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 फिल करना पड़ता है स्टॉक स्टेटमेंट का कि मैंने इन गुड्स का आईटीसी रिवर्स किया है। और उस टाइम रिवर्सल के वक्त अगर आपके पास मान लो कोई इनपुट ऐसा स्टॉक में पड़ा हुआ है जिसका परचेज इनवॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास, मान लो 10 साल पुराना इनपुट स्टॉक में था जिसका आईटीसी रिवर्स करना है अब स्टॉक में, अब आपके पास मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे मेरे भाई, तो ऐसे केस में सर करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से जो जीएसटी बनता है उतना आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर आपने करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू सही ली कि नहीं ली है, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा कि साहब इसने करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू सही ली है, क्लियर डन। आइए अब प्रोविजन बचता है क्या, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, पहले पार्टनरशिप फर्म थी अब कंपनी बन गई या वाइस वर्सा सर, या इंडिविजुअल था प्रॉपर्टीशिप फर्म था अब क्या बना रहा है पार्टनरशिप फर्म बना रहा है, कुल मिला के चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पैन नंबर चेंज हो रहा है या अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर हो रहा है, अल्टीमेटली पैन नंबर चेंज हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर जो बिजनेस का ट्रांसफर है उसके पास आईटीसी अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफर को, आंसर इज यस। यहाँ पे फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना पड़ेगा, क्लियर, और उसके बेस पर वो आईटीसी पास ऑन कर सकता है अपने ट्रांसफरी को, क्लियर। पर हाँ ध्यान देना बेटा वहां पे आपको प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि यहाँ पे केवल और केवल वो आईटीसी पास ऑन नहीं कर रहा है, सारी असेट्स भी पास ऑन हुए, लायबिलिटीज भी पास ऑन हुए, प्रॉपर पास ऑन हो रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और हाँ ध्यान देना बेटा अगर कभी भी डी मर्जर होता है तो डी मर्जर अगर होता है तो जिस रेशियो में वैल्यू ऑफ असेट्स डिवाइड हुए हैं उसी रेशियो में आपको आईटीसी भी पास ऑन करना। जैसे एबी लिमिटेड था वहां पे 1 करोड़ के असेट थे, 60 लाख यूनिट एक हो गए, 40 लाख यूनिट 2 को गए, तो 6:4 के रेशियो में आईटीसी भी पास ऑन हो जाएगा ए और बी दोनों को बच्चों, क्लियर। अच्छा एक सर्कुलर भी था, सर्कुलर बोलता है क्या सर यहाँ पे आपको जो डी मर्जर होता है तो डी मर्जर में आपको जो वैल्यू ऑफ एसेट लेना है वो स्टेट वाइज लेना है बेटा। मान लो सर मेरा एक कंपनी है, एक ब्रांच उसका कहाँ है महाराष्ट्र, एक का है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी 2 यूनिट है और महाराष्ट्र में भी 2 यूनिट है बेटा। तो ऐसे केस में अब सर महाराष्ट्र वाली ब्रांच के भी सर डी मर्जर हो गया और जो मेरा मध्य प्रदेश वाला ब्रांच था उसका भी डी मर्जर हो गया। अब ऐसे केस में वहां पे 2 यूनिट थी, यूनिट ए यूनिट बी, यूनिट ए
का अलग कंपनी बन गया, यूनिट बी का अलग कंपनी बन गया। अब यहाँ पे जब डीमर्जर केस में आपको जब आईटीसी पास ऑन करोगे दोनों यूनिट का, दोनों को सेपरेट कैलकुलेशन करना है, महाराष्ट्र ब्रांच का अलग, मतलब ईच रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। और सर वहां पर स्टेट वाइज आपको देखना पड़ेगा क्या कितना वैल्यू ऑफ एसेट का रेशियो था, उस रेशियो में आप पास ऑन करेंगे क्रेडिट को। फिर ध्यान देना बच्चों, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 आपको उन्हीं स्टेट में फाइल करना है जिन स्टेट में आपका डीमर्जर हुआ है और आईटीसी जहां आपको पास ऑन करना है। फिर सर अगर मान लो आपका पार्शियल डीमर्जर हो रहा है, वो सब भी कवर है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन आर कवर्ड इन दिस प्रोविजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मैंने बताया सबको मर्ज करके देखना है कितना अमाउंट आपको पास ऑन करना है। अब जब अमाउंट आपको पास ऑन करना होता है कि जैसे डीमर्जर हुआ, अब आपको आईटीसी जो पास ऑन करना है वो टोटल 3 लाख रुपए करना है। अब 3 लाख रुपए भली पूरा सीजीएसटी कर दो, पूरा एसजीएसटी कर दो, पूरा आईजीएसटी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको हेड वाइज प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, टोटलिटी में फर्क आपको करना पड़ेगा प्रोपोर्शन, बाकी आपकी चॉइस है। आप जिस हेड का आईटीसी जो आपके पास अवेलेबल है आप पास ऑन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सर। फिर आता है क्या लास्ट, किस दिन का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस देखना है, तो अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर जब होता है उस दिन जो आईटीसी, उस दिन का जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा, उस दिन का जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा वो रेशियो आपको लेना होगा अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर का। एंड सर क्या होता है बेटा, आप बाद में फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके आईटीसी से पास ऑन करेंगे, जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल कर रहे हो उस दिन आपके पास आईटीसी अकाउंट बैलेंस कितना था वो आपको देखना पड़ेगा टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज ट्रांसफरेबल टू दी ट्रांसफरी। क्लियर। तो आई रिपीट, डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर के दिन का वैल्यू ऑफ असेट्स रेशियो के लिए बेटा, और आईटीसी अकाउंट का बैलेंस जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल कर रहे हो उस दिन का फॉर्म नंबर, उस दिन आपके पास आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देखेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस होगा ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करोगे बेटा। क्लियर डन। सरकार आइए, रूल नंबर 41 ए बोलता है क्या, मान लो मेरा महाराष्ट्र में 2 ब्रांच है और उनके लिए मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, बट सर मेरी अभी चॉइस है, मैं चाहूँ तो मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता हूँ। अब मान लो मैं दूसरी यूनिट के लिए सेपरेट नंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में जब तक वो सिंगल यूनिट थी तब तक सबका लायबिलिटी एक जगह था, सर आईटीसी भी एक जगह था, तो सर जिस यूनिट का मैं नया रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ उसको उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी पास ऑन करना पड़ेगा। तो अगेन सेम रेशियो, वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में क्या कर देंगे हम, उस नई यूनिट को जिसको हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सर उसको हम वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में आईटीसी पास ऑन कर देंगे। वैल्यू ऑफ एसेट मतलब जैसा सर ऊपर भी सेम है यहाँ पे भी सेम, रूल नंबर 41 और 41 ए चल रहा है बेटा ये। क्लियर, ये 41 ए चल रहा है, ऊपर जो पड़ा था वो रूल नंबर 41 था। क्लियर सर। इन दोनों ही केस में क्या बोल दिया बच्चों कि वैल्यू ऑफ एसेट मतलब सारे एसेट्स, भले उनके परचेज में आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, ऑल बिजनेस एसेट जिसके रेशियो में आपको आईटीसी पास ऑन करना है वो निकालते हुए क्या करना है, सारे वैल्यू ऑफ एसेट लेना है बेटा आपको। क्लियर डन। सरकार अगन अच्छा इसके अंदर फॉर्म होता है क्या, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 ए फिल करना पड़ता है रेसिडेंट को आईटीसी पास ऑन करने के लिए। क्या होता है प्रैक्टिकली, रूल नंबर 41 में फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 और इधर 2A या फॉर्म फिल करेंगे, रेसिडेंट का ट्रांसफर का आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे बेटा, उसमें पर्पस ऑफ ट्रांसफर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे बेटा, इधर से आप आईटीसी पास ऑन करेंगे, इधर से आपके अकाउंट डेबिट होगा आईटीसी अकाउंट का, और रेसिडेंट यूनिट क्या करेगा अपना जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके उस आईटीसी को एक्सेप्ट करेगा, तो वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 17 अब आ रहा है क्या, रूल नंबर 42, 43 एंड रूल नंबर 38। सरकार दिल थाम के सुनेगा, अगर मान लो मेरे आउटपुट सप्लाईज मोर देन 1 सप्लाईज करता हूं मैं, उसमें से कुछ टैक्सेबल है कुछ क्या है एग्जम्प्ट है, तो पहली बात तो ये कि अगर मैंने 0 रेटेड सप्लाई किया तो उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं, आपको पता है बेटा, और टैक्सेबल सप्लाई तो हमेशा आईटीसी मिलता है, भले वो गुड्स या सर्विस एग्जम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टैक्सेबल सप्लाई ही मानना है। अब मान लो मैंने कुछ गुड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किए, में वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया क्रेडिट मिलेगा बेटा। अब बिजनेस पर्पस में मोर देन 1 गुड्स और मोर देन 1 सर्विसेज है, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जम्प्ट है, क्या करने का, तो सर इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो मिलता है वो कैलकुलेट करने के लिए रूल नंबर 42 लगता है, कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर 43 लगता है। आई होप सर ये जो रिवीजन चल रहा है ये इफेक्टिवली आपको समझ में आ रहा है बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन याद रखना, माहौल बन जाएगा। एंड जिन्होंने ये लेक्चर को शानदार तरीके से कंसंट्रेशन से सुन लिया उनका इतना इफेक्टिव रिवीजन होगा, मजा आएगा, माहौल बनेगा। एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि सर ये सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एंड सर कमेंट में मैं आपका रिप्लाई, कमेंट में मैं चेक करूंगा कि सर माहौल बना कि नहीं बना, आपको वीडियो कैसा लगा, मजा आना चाहिए सर। क्लियर सर, आपकी जो ये कमेंट होता है ना सर, ये आपके जो ये चीज होती है ये मेरे को एनर्जी देता है, ये मेरे को मोटिवेट करता है टू गिव यू मोर सक्सेस एंड सर टू गिव यू सच वीडियोस। सरकार आइए सर रूल नंबर 42 और 43 की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले रूल नंबर 42 इनपुट्स और इनपुट सर्विस का प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए रूल नंबर 42, कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर 43 लगता है। सर अब रूल नंबर 42 क्या बोलता है बच्चों, दिल थाम के सुनिएगा। मान लो किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने टोटल इनपुट और टोटल इनपुट सर्विसेज, जनवरी मंथ की बात करता हूं मान लो मैं, सर आपने उस पर जीएसटी पे किया था कितना, 70 लाख रुपए बेटा, उसमें से कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम आए, हटा दो बेटा,
क्लियर, उसमें से कुछ इनपुट और कुछ इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम है, हटा दो बच्चों। उनमें से कुछ इनपुट सर्विस सेक्शन में 17(5) में कवर है, ब्लॉक क्रेडिट में, हटा दो, ऑब्वियसली बेटा क्रेडिट मिलता ही नहीं बेटा। कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, सारा क्रेडिट ले लो बेटा उसका, तो उसको हटा दो बेटा। अब बच गए वो क्या है सर, बच गए वो क्या है, अच्छा टैक्सेबल में काम है, उसका क्रेडिट ले लो बेटा। बच गए वो क्या है, कॉमन क्रेडिट, जिसको बोलते हैं C2, स्वी2 नहीं होए C2। क्लियर, ये क्या है, वो आईटीसी है जो आइडेंटिफाइबल नहीं हो रहा है इनवॉइस लेवल पे कि ये टैक्सेबल में काम आए कि एग्जाम में काम आए। ये कॉमन इनपुट सर्विसेज है जो कॉमनली काम आए टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज में। अब क्या करेंगे सर, उस महीने का जनवरी मंथ की कैलकुलेशन करें तो जनवरी महीने का एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय कॉमन क्रेडिट, इससे प्रोपोर्शन निकलेगा कितना एग्जाम टर्नओवर में आया है, प्रोपोर्शन हुआ है। क्लियर, उसको क्या करेंगे, ये एग्जाम टर्नओवर के लिए एलोकेट हो गया। प्लस अगर कोई इनपुट सर्विसेज कॉमनली बिजनेस और कॉमनली नॉन बिजनेस के लिए काम आया तो जो C2 था आपका कॉमन क्रेडिट उसका 5%। क्लियर, ये क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर एक बार क्या होता है बेटा, ये C2 जो कॉमन क्रेडिट एक बार आप पूरा आईटीसी अवेल कर लेते हो बेटा। क्लियर, फिर क्या करेंगे बेटा, ये जो E/F मतलब एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू C2 जो आया ये अमाउंट प्लस 5% ऑफ C2, ये क्या करेंगे आप अपने सर, ये कॉमन एग्जाम सप्लाई के लिए काम आया, कॉमन नॉन बिजनेस के लिए काम आया, ये आपने निकाला, इतना अमाउंट आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्लियर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आपका निकल जाएगा एंड सर दैट विल बी द कॉमन क्रेडिट बेटा। अच्छा सुनो, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आया था उसका क्रेडिट तो आपने लिया ही था बेटा, और कॉमन में से एलिजिबल भी आपका अमाउंट निकल गया। अब ऐसा कैलकुलेशन आप हर महीने करेंगे, एवरी मंथ यू हैव टू डू दी सेम कैलकुलेशन। पर हाँ, ईयर एंड होने पर, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे सर, पूरे साल का एनुअल टर्नओवर लेंगे बेटा और उसके हिसाब से प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके देखेंगे कितना रिवर्स करना था और कितना रिवर्स किया। क्लियर, जो भी प्लस माइनस होगा वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बेटा, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पर हाँ, अब मान लो आपने एक्सेस रिवर्स कर दिया था, देन यू कैन री अवेल द क्रेडिट। पर अगर आपने कम रिवर्स किया था एज पर मंथली कैलकुलेशन पर एनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका रिवर्सेबल ज्यादा बनता है, तो ऐसे केस में अब वो डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। पर सर 1 अप्रैल फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप वो अमाउंट पे नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चों। हाँ है ना भाई, डन। और हाँ, ये मंथली जब कैलकुलेशन करते हो बेटा, तब जैसे जनवरी महीने का टर्नओवर अवेलेबल नहीं तो आप दिसंबर का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी टेम्पररी टर्नओवर है, ईयर एंड पे वैसे भी एडजस्टमेंट होने वाला है बच्चों। क्लियर, डन। अब सर ये था रूल नंबर 42। अब सर कुछ बातें एग्जाम टर्नओवर काउंट करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, टैक्सेबल टर्नओवर काउंट करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, टोटल टर्नओवर काउंट करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल बातें यहाँ लिखी है जिसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां ध्यान रखना। और हाँ, दीज पॉइंट्स आर कॉमन फॉर रूल नंबर 42 एंड 43। सबसे पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका, किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का टर्नओवर नहीं तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का आप ले सकते हो टर्नओवर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर सेकंड, दिल थाम के सुनिएगा बेटा, दिल थाम के सुनना। एग्जाम सप्लाईज क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जाम सप्लाईज में अगर किसी गुड्स या सर्विस को एग्जाम किया नोटिफिकेशन से, या टैरिफ में रेट दे रखा नील, या फिर सर अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो वो सब एग्जाम टर्न में आते हैं, एग्जाम सप्लाईज में आते हैं। क्लियर, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43, क्या बोला मालिक, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 के लिए स्पेशली बोला है क्या। फर्स्ट, अगर आपने सर कोई ऐसी सप्लाई करी है जो शेड्यूल 3 में कवर है, कहां कवर है बेटा, शेड्यूल 3 में कवर है। कहां कवर है मालिक, शेड्यूल 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, एग्जाम टर्नओवर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सेप्ट 2 सप्लाईज। फर्स्ट, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, एंड सेकंड, अगर आपने सर वेयरहाउस गुड्स को अगर आपने बेचा है, इंपोर्टेड गुड्स ड्यूटी फ्री शॉप पे लाए, ड्यूटी फ्री शॉप को कस्टमर वेयरहाउस मानते हैं, और वहां पे अगर आपने गुड्स को बेचा है तो उसको एग्जाम, उसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, पर उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करने का है। ठीक है, अब सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी है, जिस वैल्यू को आपने अडॉप्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, उसको सर एग्जाम टर्नओवर मानेंगे। सेकंड थिंग, वेयरहाउस गुड्स में ड्यूटी फ्री शॉप पे, ड्यूटी फ्री शॉप एट द अराइवल टर्मिनल एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनकमिंग पैसेंजर को जो आपने गुड्स बेचा है सर वो एग्जाम्ड है, फिर भी उसको, अब वो शेड्यूल 3 में कवर है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर भी उसको एग्जाम मानना है, और एग्जाम मानते हुए उसको जो जितने में आपने गुड्स बेचा है वहां पे सर उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करना है। सेकंड, अगर हमने सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया है, क्या क्या मालिक, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नो सर्विसेज, पर 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज। थर्ड, अगर आपने
ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई दिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट लायबल होता है, तो ऐसे केस में जितना वैल्यू ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई था उसमें आपकी लायबिलिटी नहीं आ रही है बेटा, रेसिपिएंट लायबल है, तो आपके लिए उसको एग्जाम सप्लाई माना जाएगा और उसको एग्जाम में इंक्लूड करना पड़ेगा। भारत माता की जय। क्लियर, डन। अब ध्यान देना बच्चों, सर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43, अगर जैसे आप पेट्रोल बेचते हो बेटा, पेट्रोल क्या एग्जाम सप्लाई बेटा, अब साथ में आप लुब्रिकेंट भी बेचते हो, लुब्रिकेंट नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है बच्चों। अब सर पेट्रोल पे वेट एक्साइज लग रहा है बच्चों, तो फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43 एग्जाम टर्नओवर काउंट करते वक्त एंड टोटल टर्नओवर में भी काउंट करते वक्त सर आपको वेट, एक्साइज, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, वेट और सीएसटी को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना, न टोटल टर्नओवर में नहीं एग्जाम टर्नओवर बेटा। क्लियर। प्लस सर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43 ये दो सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज नहीं मानी जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ 42 43 ये एग्जाम्ड है। फर्स्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया एडवांसेस दिए, उस पर इंटरेस्ट अर्न किया है, तो एक्सेप्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, उसको छोड़ दो, बाकी सबके लिए इंटरेस्ट को एग्जाम टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, पर हाँ टोटल टर्नओवर में काउंट करेंगे बेटा। ओके। सेकंड, अगर आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेची है तो सेल ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स वैसे एग्जाम होता है, पर फिर भी इसको एग्जाम नहीं मानना है, इसको टैक्सेबल मानते हुए टैक्सेबल टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करने का बेटा। क्लियर। भारत माता की जय। ये रूल नंबर 42 खत्म होता है अब, और ये लास्ट मैंने कुछ पॉइंट बताया वो रूल नंबर 42 और 43 के लिए कॉमन थे। आइए बच्चों रूल नंबर 43 की बात करता हूं बच्चों। अब सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, अच्छा एक कॉमन पॉइंट तो मैंने पढ़ा दिया बेटा, अब कैपिटल गुड्स का केवल मेथोडोलॉजी समझ लीजिए। रूल नंबर 43 में अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया और वो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली, चलो वैसे ही सिस्टम बताता हूं जैसे मैंने बताया था किसके लिए, इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए। जनवरी महीने में आपने जो कैपिटल गुड्स परचेज किए, बहुत सारे परचेज किए, उसमें जीएसटी पे किया 70 लाख रुपए बेटा, उसमें से कुछ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए काम आया, हटाओ। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आया, हटाओ। सर 17.5 में कवर जैसे कार है, हटाओ। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आया इंक्लूडिंग जीरो सप्लाई, ले लो क्रेडिट पूरा और उसको हटाओ। बच गया वो क्या है, कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट जो आपका आया है वो मान लो आया कितना बेटा, सर 30 लाख रुपए बेटा, इसको डिवाइड बाय 60 मंथ कर दीजिए। क्लियर। 60 मंथ क्या, तो 50,000 रुपए पर मंथ आ गया। अब सर इसको 60 मंथ तक एक एक्सेल शीट बनाइए, उसको स्प्रेड कर दो 60 मंथ तक, और हर रेस्पेक्टिव 60 मंथ तक क्या करेंगे, अच्छा पहले तो ये 30 लाख का क्रेडिट जो था आपका, ये फर्स्ट मंथ में ही अवेल कर लो बेटा। फर्स्ट महीने में जो कॉमन क्रेडिट था वो आपने अवेल कर लिया, डिवाइड बाय 60 मंथ किया। 60 मंथ करने के बाद सर रेस्पेक्टिव हर महीने में क्या करेंगे, ई अपॉन एफ मतलब एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू ये 50,000 रुपीज जो आया हर महीने, इतना अमाउंट आप हर महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाएंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। क्लियर। ये आपका रूल नंबर 43 था। हाँ है ना भाई। यहां पर सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद एनुअल टर्नओवर लेके वापस से कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 60 मंथ तक आपका कैलकुलेशन चल रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई गड़बड़ कर नहीं सकते बच्चा। एक महीने में कर भी दिया तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है इसमें। क्लियर, डन। इसलिए यहाँ पे एनुअल टर्नओवर को लेके वापस से रिकैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस एक बात और अगर मान लो कोई कैपिटल गुड्स था, सर ध्यान देना बच्चों, जो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था, किसमें काम आ रहा था, एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था या नॉन बिजनेस सप्लाई के लिए काम आ रहा था, अब वो कॉमन यूज में काम आ रहा है या वो टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा है। पहले ये देख लो बेटा, पहले कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया सर, अच्छा अब बुक्स में ध्यान छोड़ दो, मेरी तरफ ध्यान दो, कंसंट्रेशन होगा तो पूरा पॉइंट समझ में आएगा। कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए या एग्जाम सप्लाई के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, उस टाइम पे आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा, अब वो टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा है तो क्या करेंगे सर, पहले तो पूरा क्रेडिट आप ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेल कर लेंगे, फिर जितने टाइम वो एग्जाम सप्लाई में काम आया, क्लियर, उसका 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर अमाउंट कैलकुलेट करके उतना अमाउंट उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। सेकंड केस, अगर मान लो वो कैपिटल गुड्स अपने एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, नॉन एग्जाम सप्लाई के लिए परचेज किया था और बाद में वो कॉमन यूज में काम आ रहा है, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में, क्या करेंगे सर, उसका एक बार पूरा क्रेडिट आपने अवेल कर लेगा। मान लो 2 साल बाद आपने कॉमन यूज में काम लेना चालू कर दिया, एक बार पूरा क्रेडिट अवेल करो, फिर 2 साल के लिए 5% पर क्वार्टर के हिसाब से जो आईटीसी बनता है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना। अब आपने पूरा क्रेडिट लिया, मान लो 6 लाख रुपए टैक्स था उस कैपिटल गुड्स पे, 6 लाख का पूरा क्रेडिट लिया, उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करने का। क्लियर। फिर सर रिमेनिंग 3 इयर्स जो उसको यूजफुल लाइफ है, क्योंकि कैपिटल गुड्स का लाइफ कितना बना है 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सर रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए ई अपॉन एफ चालू हो जाएगा, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और सर कॉमन यूज में जो काम आया उसका प्रोपोर्शन आईटीसी रिवर्स होता जाएगा, और फर्स्ट 2 सालों में जो एग्जाम सप्लाई में काम आया था उसका ऑलरेडी 5% पर क्वार्टर कैलकुलेट करके आप उसी महीने में फर्स्ट मंथ में ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर चुके हो। क्लियर, डन। तो सरकार इस तरह से कैलकुलेशन करने का। अब सर इसको रिवर्स में ले लेता हूं, अगर मान लो कोई आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया था एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, अब वो काम आ रहा है किसमें सर, एग्जाम सप्लाई में, क्या करेंगे बेटा सर, जब ओरिजिनली परचेज किया होगा तब आपने पूरा क्रेडिट लिया होगा बेटा, फिर 2 साल बाद क्या कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा है तो 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। ठीक
ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आएगा। यही अगर मान लो कॉमन में काम आ रहा था, एक्सक्लूसिवली पहले टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा था, आपने पूरा क्रेडिट लिया था, क्लियर सर, 1-2 साल बाद में 3 साल बाद मान लो वो कॉमन सप्लाईज में काम आ रहा है, तो क्या करेंगे, अच्छा कॉमन सप्लाई में जब काम आता है तब हम पूरा अमाउंट जो 6 लाख का मान लो टैक्स था उस पर 6 लाख का आप आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, इसलिए वापस अवेलमेंट की बात नहीं है, पर उस 6 लाख को क्या करेंगे, कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, 10,000 रुपए आ जाएगा पर मंथ। अब उस 10,000 क्या करेंगे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची, 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के लिए मतलब 24 मंथ के लिए ई अपॉन एफ चालू कर देंगे और एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से प्रोपोर्शन जो बनेगा उसको आउटपुट टैक्स लाइब्रेरी में हर महीने ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए बच्चों, क्लियर, भारत माता की जय। अच्छा एक और केस समझ लीजिए, मान लो कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया था, किसके लिए, कॉमन यूज के लिए बच्चों। अब जब कॉमन यूज के लिए परचेज किया था आपने आईटीसी लिया था बेटा, पूरा आईटीसी लिया, फिर उसको सर कॉमन क्रेडिट में ऐड किया, डिवाइड बाय 60 मंथ किया, ई अपॉन एफ करना चालू कर दिया, 2 साल बाद वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आने लग गया बेटा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का, अब ई अपॉन एफ करना बंद कर दो बच्चों, क्योंकि जितने टाइम कॉमन में काम आया उतना प्रोपोर्शन आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया और पूरे मशीन का कैपिटल गुड्स का आपने आईटीसी वैसे भी परचेज टाइम में ले लिया बेटा, तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट केस, अब मान लो एक्सक्लूसिवली टैक्स पहले गुड्स का मारा था किसमें, कॉमन यूज में काम रहा था, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में, आपने पूरा आईटीसी लिया था, उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड किया था, डिवाइड बाय 60 मंथ किया, ई अपॉन एफ करना चालू कर दिया। अब कुछ टाइम बाद 2 साल बाद 1 साल बाद वो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, जो आपने ओरिजिनल टैक्स पे किया था जिसका आपने आईटीसी लिया उसमें से 5% पर क्वार्टर या पार्ट लेस करना, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो पूरा आउटपुट टैक्स लाइब्रेरी में ऐड कर देना, बात खत्म बच्चों। अब ये अपॉन एफ होना बंद हो जाएगा और जो आपका एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए काम आ रहा है उसके लिए प्रोपोर्शन आपका आईटीसी रिवर्स हो चुका बेटा, भारत माता की जय, क्लियर, ये पॉइंट खत्म होता है। अब ये रूल नंबर 43 भी खत्म होता है। अब आइए बच्चों, अब हम बात करें क्या, ऑप्शनल स्कीम फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, क्लियर, तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या, अगर आपके भी कॉमन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स काम आता है बेटा, तो या तो आप रूल नंबर 42 43 जो हमने बताया वैसा फॉलो करो, या फिर आपके लिए बोल दिया क्या, आप डायरेक्टली एक काम करो, जितना आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया उसका पूरा क्रेडिट एक बार अवेल करो और उसका 50% हर महीने क्या कर दो, रिवर्स, बात खत्म बेटा। पर यहां पे 2 बातें स्पेशल कही है कि अगर आपने कोई इनवर्स सप्लाई लिया था सर्विसेज का फ्रॉम योर डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वहां हम आपको 100% आईटी से अलाउ करेंगे, वहां हम 50% रिवर्सल नहीं करेंगे, इसलिए उसको अलग रखने का। फिर सेकंड थिंग, अगर आपने कोई सर्विस या कोई इनवर्स सप्लाई इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स जो परचेज किया था वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस काम रहा है, हटाओ। अगर कोई 17(5) में कवर है, हटाओ, क्लियर, और अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन सर्विसेज रिसीव हुई थी उसका हटा के पूरा क्रेडिट ले लो बेटा, जो बच गया है उसका 50% क्या कर देना उसी महीने में रिवर्स, भारत माता की जय, क्लियर, आई होप पॉइंट समझ में आया बेटा आपको। आइए बच्चों, सर हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, सर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सबसे पहली बात आपको बताया क्या, आईजीएसटी का आईटीसी, सर आईजीएसटी का आईटीसी अगर आपके पास है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम लेंगे, उसके बाद इट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। याद ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपका इस तरह से आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि मिनिमम कैश आउटफ्लो हो आपका, क्लियर, देख लेना सीजीएसटी का लायबिलिटी कितना है, एस का लायबिलिटी कितना है, सी का आईटीसी कितना है, एस का लायबिलिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप आईजीएसटी का आईटीसी को सी और एस में कैसे यूज करना देख लेना बेटा। फिर अगर आपका आईटीसी बैलेंस कितना है, किसका है, सीजीएसटी का, तो पहले आप सीजीएसटी में काम लेंगे और उसके बाद बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। सर अगर आपके पास बैलेंस है किसका, एसजीएसटी आईटीसी का, तो एसजीएसटी का आईटीसी पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी को काम आएगा, फिर आईजीएसटी के लिए काम आएगा, पर सी का क्रेडिट एस में काम नहीं आता है, एस का क्रेडिट सी में नहीं काम आता है, भारत माता की जय। जहां पे एसजीएसटी बोला वहां यूटीजीएसटी भी मानेगा, हाँ है ना भाई, डन, भारत माता की जय। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन आईटीसी में सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा, आईजीएसटी का आईटीसी पूरा कंज्यूम हो गया उसके बाद ही सी और एस का आईटीसी आपको यूज करने का, ये टेबल के फॉर्म में आपको समझाया इसको मैंने। फिर सर फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले कौन सा क्रेडिट काम आएगा, पहले हमेशा आईजीएसटी क्रेडिट काम आएगा, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट काम आएगा और फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी पे करने के लिए पहले आईजीएसटी क्रेडिट, फिर सी का क्रेडिट और फिर एस और यूटीजीएसटी का क्रेडिट आपका काम आएगा। सेम वे सीजीएसटी का लायबिलिटी पे करने के लिए हमेशा आईजीएसटी पहले यूज करना है बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सी का आईटीसी काम आएगा, पर एस का काम कभी भी नहीं आता क्रेडिट बेटा। एस और यूटीजीएसटी का आईटीसी लायबिलिटी पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा और उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, पर सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने में काम नहीं आएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बेटा, सॉरी। आइए बच्चों, सर अब जॉब वर्क वाला प्रोविजन सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 143 एंड रूल नंबर 45।
सर तीनों को साथ में बता रहा हूं बेटा, अगर कोई भी गुड्स आपने जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है तो आप भेज सकते हो विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट या विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान। सर ध्यान से सुनिएगा बेटा इन तीनों चीजों को, सेक्शन नंबर 19143 सेक्शन नंबर की बात कर रहा हूं, आई लव यू नहीं बोला है बेटा, ओए सर रूल नंबर 45 तीनों को मर्ज करके बता रहा हूं बेटा, मैं आपको देना बेटा। जॉब वर्क के लिए अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो ऐसे केस में पहली बात तो प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अब जॉब वर्क के लिए अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो सर ऐसे केस में प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एनी टैक्स इनवॉइस, उसको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे केस में क्या होगा, सर जितना भी उसने आईटीसी लिया था वो अपने पास रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिलीवरी चालान इशू करके जॉब वर्कर के गुड्स भेज सकते हैं, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं। पर कंडीशन क्या है, दोज गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक विद इन 1 ईयर, 1 साल में वापस आ जाना चाहिए। पर हाँ अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल का टाइम दे रखा है। पर हाँ अगर अपने मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स या टूल्स भेजे हैं जॉब वर्कर के यहाँ पे तो यहाँ पे रिसीव बैक होने का कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे गुड्स कैन बी सेंट विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक दोस गुड्स। क्लियर, क्योंकि वो कंज्यूमल इन नेचर होते हैं बेटा। फिर सर ध्यान देना बेटा, अगर एक्सटेंशन केस में वो गुड्स वापस नहीं आ पा रही है तो कमिश्नर चाहे तो आप उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कमिश्नर साहब को, एंड अगर उन्होंने एक्सटेंशन देना है तो मैक्सिमम इनपुट केस में 1 ईयर का टाइम और दे सकते हैं और कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल तक का टाइम और दे सकते हैं, मतलब 1+1 3+2 का टाइम हो गया। इसमें भी अगर गुड्स नहीं आया या एक्सटेंशन नहीं मिला या आपने अप्लाई नहीं किया तो ऐसे केस में अगर ये टाइम लिमिट में गुड्स रिसीव नहीं होता है तो ये माना जाएगा जब आपने गुड्स भेजा था उस दिन भेजा नहीं था, उस दिन सप्लाई कर दिया था और उस दिन के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और बाद में अगर गुड्स आपको रिसीव बैक हो जाता है देन यू कैन रीअवेल द आईटीसी, पर इंटरेस्ट जो पे कर दिया उसका कुछ भी ना हो पाएगा। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से। अब अगर जॉब वर्कर के गुड्स भेजा, अब जॉब वर्कर 1 से जॉब वर्कर 2 जा रहा है, 3 जा रहा है और फिर अपने पास आ रहा है, तो सब मिला के 1 ईयर और 3 ईयर देखने का बेटा। सेकंड थिंग सर, जब जॉब वर्कर 1 से 2 या 2 से 3 के पास जाता है या वहां से हमारे पास आता है तो जो डिलीवरी चालान हमने भेजा था उसी को वो एंडोर्स करके दूसरे क्या भेज दे या अपना नया डिलीवरी चालान इश्यू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें गुड्स मेंशन होनी चाहिए, कौन सी गुड्स भेज रहा है, कितनी गुड्स भेज रहा है बेटा। क्लियर, डन। और सब मिला के आपको 1 ईयर 3 ईयर का अकाउंट देखना है बेटा। प्लस अगर आपको जॉब वर्कर के से गुड्स कस्टमर के यहाँ भेजना है तो यस सेक्शन 143 बोलता है यस ऐसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सर अगर अब बुक को छोड़िए बेटा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अब आपको वहीं से जॉब वर्कर के यहाँ से गुड्स को कस्टमर के यहाँ भेजना है, आप भेज सकते हो, पर ऐसे केस में मेरे को मतलब प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का प्लेस दिखाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर, और वहां से मैं गुड्स कस्टमर के भेजू, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पर हाँ ये 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर होना चाहिए बेटा सारा काम, प्लस एक्सटेंशन है तो अलग बात है बेटा। ठीक है, अब पर अगर ध्यान बेटा मेरे को प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, पर उसकी भी एक्सेप्शन है सर। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या बेटा, सर अगर वो जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वहां से वहां से कस्टमर क्या भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन सर, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल देगी कि इन गुड्स के केस में जॉब वर्कर के आप कस्टमर का गुड्स भेज दीजिए, पर उसको उस प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। थर्ड एक्सेप्शन एक और बताता हूं मैं, अगर कोई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर के टाइम पे कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ और वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस अगर हुआ है जॉब वर्कर के यहाँ पे, तो या तो वो गुड्स हमारे यहाँ वापस मंगाओ, कचरा करो फिर आप बेचो, या फिर आप चाहो तो जॉब वर्कर के ऐसे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, बेच सकते हो। पर ऐसे केस में अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो खुद टैक्स पे कर देगा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच सेल ऑफ वेस्ट और स्क्रैप, पर उसके केस में वो प्लेस आपको एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, और हाँ अब ध्यान बेटा कितना गुड्स मैंने जॉब वर्कर के भेजा है, क्लियर, कितना मेरे को वापस रिसीव हुआ है उसका मेरे को एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04, वो भी पूरे साल में एक बार, और वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा। पर अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में एक्सीडिंग ₹5 CR था, कितना बेटा एक्सीडिंग 5 CR था, तो हाफ ईयरली आपको ये स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04, हाफ ईयरली अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए 25 अक्टूबर तक, एंड सर अक्टूबर से लेकर मार्च तक 25th ऑफ अप्रैल तक आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें लिखना पड़ेगा क्या कितनी गुड्स गई और कितनी गुड्स वापस आपको रिटर्न हुई। भारत माता की जय। इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब ये जॉब वर्कर की पूरी कहानी खत्म होती है। अब शायद मजा आया होगा, कनेक्ट हो गया बेटा। आइए इनपुट सर्विस। अच्छा एक बात और जॉब वर्कर के लिए कि सर जॉब वर्कर के यहाँ मैंने जब गुड्स भेजी थी मेरे यहाँ से जॉब वर्कर के यहाँ, इट शुड बी रिसीव्ड बैक विद इन 1 ईयर और 3 ईयर बेटा। पर हाँ अगर मान लो मैंने जो इनपुट सप्लायर थे या कैपिटल गुड्स सप्लायर थे उनको बोला था गुड्स मेरे यहाँ मत भेजो, डायरेक्ट जॉब वर्कर क्या भेज दो, तो जब उनको रिसीव हुआ तब मान लेते हैं मेरे को रिसीव हो गया बिल टू शिफ्ट बेटा, और मेरे को रिसीव हो गया मैंने आईटीसी ले लिया बेटा। तो यहाँ पे 1 ईयर और 3 ईयर की टाइम लिमिट कब अप्लाई होती है, कहां से अप्लाई होती है, जिस दिन उनको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट करेंगे। पर अगर प्रिंसिपल क्या से जॉब वर्कर किया गया था तो जब प्रिंसिपल क्या से रिमूव हुआ था वहां से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट किया जाएगा बेटा। ओके डन, ये जॉब वर्कर की पूरी कहानी खत्म होती है। अब आइए लास्ट टॉपिक ऑफ दी
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन में 20, 21 और रूल नंबर 39। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जैसे मान लो मेरा मुंबई में अंधेरी में मेरा फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में मेरा ऑफिस भी बेटा हेड ऑफिस है बेटा, और सर उसी हेड ऑफिस में मेरे को इनवर्ट सप्लाईज ऑफ इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेस रिसीव होते हैं। पर सर अब मान लो मेरी 4 फैक्ट्री है, मुंबई अंधेरी में भी है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी है बेटा, मजे चल रहे हैं, एंड राजस्थान में भी बेटा। तो ऐसे केस में सर मेरा ऑफिस जो है मुंबई में, एक ही जो मेरा फैक्ट्री था वही मेरा ऑफिस भी बेटा, हेड ऑफिस कहाँ? अंधेरी वाला बेटा। तो ऐसे केस में वहां पे जो कॉमन इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेस रिसीव होते हैं, इनपुट सर्विस के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं उस ऑफिस का, वो जो मेरी फैक्ट्री है जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर वहां से मेरे को इनपुट सर्विसेज से क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे को उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। दैट ऑफिस इज कॉल्ड आईएसडी। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह मेरे को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, भले वो प्रीमाइसेस ऑलरेडी मेरा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको सेपरेट रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 6, और वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है बेटा अपनी दूसरी यूनिट को बेटा। ठीक है। अब सर सेकंड बात, सर ये जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑब्वियसली अपनी ही दूसरी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। ठीक है। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी बात करता बेटा मैं। सबसे पहली बात, अगर कोई सर्विस यूनिट नंबर 1 में काम आई तो उसका क्रेडिट केवल यूनिट नंबर 1 में जाएगा, 2 में काम है तो 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 में काम है तो 4 में प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। कोई 3 में काम है तो 3 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर 2 में ही काम है तो 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किस रेशियो में होगा बेटा? अगर एक यूनिट में काम है तो सारा क्रेडिट उसको पास ऑन कर दो बेटा। अगर कोई इनपुट सर्विस मोर देन 1 यूनिट्स में काम आई थी विच आर ऑपरेशनल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, अब उनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन द स्टेट था उन चारों यूनिट का, उस टर्नओवर के रेशियो में क्या करूंगा? उनका प्रोपोर्शन निकालूंगा और उसके अकॉर्डिंग आईटीसी में प्रोपोर्शनेटली पास ऑन करूंगा। जिन जिन यूनिट में काम आई उनका टर्नओवर लेके रेशियो निकाल के उसमें रेस्पेक्टिवली आईटीसी पास ऑन हो जाएगी। क्लियर। पर हाँ, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर यूनिट का प्रीवियस फाइनेंशियल का एनुअल टर्नओवर अवेलेबल नहीं था, टर्नओवर इन द स्टेट, तो ऐसे केस में प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर लेके हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शन निकालेंगे और प्रोपोर्शन के हिसाब से हम आईटीसी पास ऑन करेंगे सब में। पर हाँ, यहाँ पे फाइनेंशियल खत्म होने के बाद वापस से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, जो क्वार्टर के टर्नओवर के हिसाब से आपने प्रोपोर्शन करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कर दिया फाइनल है बेटा। ओके। और हाँ, इस रूल में भी ध्यान रखिएगा, टर्नओवर विल इंक्लूड सारा टर्नओवर, विल टैक्सेबल हो एग्जाम्प्ट हो, सब कुछ टर्नओवर काउंट करेंगे बेटा, इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो। पर वेट, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेशियो। ठीक है। प्लस अब ध्यान रखना बेटा, क्रेडिट जो पास ऑन होगा किस रेशियो में होगा तो हमने बात कर ली बेटा, पर सर किस फॉर्म में पास ऑन होगा? ध्यान देना बच्चों, अगर जो आईटीसी पास ऑन करना है वो ऐसी यूनिट को पास ऑन करना है जो सेम स्टेट में बेटा, जिस स्टेट में आईएसडी है उसी स्टेट में दूसरा यूनिट है और उसी को पास ऑन करना है, तो परचेज बिल पे जो लिख के आया, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के आया या आईजीएसटी लिख के आया, उसी फॉर्म में पास ऑन होगा क्रेडिट। पर अगर दूसरे स्टेट वाली यूनिट को पास ऑन करना है तो परचेज बिल पे भले ही कुछ भी लिख के आया, हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पास ऑन होगी। इसलिए जब आप एक टेबल बनाएंगे, सर याद करो क्वेश्चन मैंने लेक्चर में कराया आपको बेटा, आप टेबल बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे कि आपकी कौन सी यूनिट को आपको आईटीसी पास ऑन करना है, तो सेम स्टेट की अगर यूनिट है तो उसमें 3 कॉलम बनाइएगा, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। बाकी दूसरे स्टेट की जितनी भी यूनिट्स है उनको आईटीसी पास ऑन करने के लिए केवल एक ही कॉलम बनाना, कौन सा? आईजीएसटी वाला। ओके। क्योंकि इनको आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पास ऑन हो सकता है, भले परचेज बिल पे कुछ भी लिखा हुआ आया हो। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, रेसिपिएंट यूनिट को जब आईटीसी पास ऑन होता है तब रेसिपिएंट यूनिट एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रही हो, एक्सक्लूसिवली सर वो एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए ब्लॉक क्रेडिट हो, इन एलिजिबल आईटीसी हो, वी डोंट केयर। आईएसडी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो क्रेडिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जितना क्रेडिट पास ऑन किया है ये क्या करता है? फॉर्म नोट जीएसटीआर 6 फाइल करता है और रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंच जाती है, वो क्रेडिट ले लेंगे बेटा। प्लस आईएसडी को अपना एक इनवॉइस भी इशू करना पड़ता है, आईएसडी इनवॉइस, जिसके बेस पे रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा। अब मान लो आईएसडी को कभी डेबिट नोट रिसीव हुआ, क्लियर, तो आईएसडी क्या करेगा? वो डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेगा और ओरिजिनल इनवॉइस का जो रेशियो था, जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का आईटीसी पास ऑन किया था, उसी रेशियो में उस डेबिट नोट का क्रेडिट भी पास ऑन करेगा बाय इशूइंग आईएसडी डेबिट नोट बेटा। ठीक है। सेम वे अगर आईएसडी को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ था, आईटीसी रिवर्स करना है इसको बेटा, तो सर क्या करेगा? जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में सर क्रेडिट नोट का नेगेटिव क्रेडिट वो पास ऑन कर देगा अपनी यूनिट्स को और वो आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा। प्लस अब ध्यान, जिस महीने में क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है उस महीने में अगर दूसरी आईटीसी भी पास ऑन करनी थी तो इसमें से जितना क्रेडिट नोट का अमाउंट की वजह से रिवर्सल हो रहा है उतना आईटीसी कम हो जाएगा और नेट आईटीसी पास ऑन हो जाएगा। और मान लो किसी महीने में सर सफिशिएंट आईटीसी बैलेंस ट्रांसफरेबल नहीं था तो ऐसे केस में नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन होगा और नेगेटिव क्रेडिट जो जाएगी उन सबको रेसिपिएंट यूनिट को
सर प्रोपोर्शन आईटीसी उतना रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, डन, समझे मेरी बात। डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, सेम रेशियो में, जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस पास ऑन हुआ था उसी रेशियो में आईटीसी क्या होगा, नेगेटिव पास ऑन होगा, या डेबिट नोट है तो उसी रेशियो में आईटीसी पास ऑन होगा बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। और हाँ, अगर आपने मान लो कभी क्रेडिट रॉन्ग रेसिपिएंट को दे दी थी तो सर ऐसे केस में भी आईएसडी को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और आईटीसी रॉन्ग यूनिट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा, और ऐसे केस में सही यूनिट को आईटीसी पास ऑन होगा। मतलब आपकी इच्छा से आप किसी भी यूनिट को कोई भी कितना भी आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकते हो। क्लियर। एंड रूल नंबर 21 बोलता है, सेक्शन नंबर 21 बोलता है क्या, अगर आपने रॉन्ग रेसिपिएंट को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया या एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टू एन इनएलिजिबल यूनिट, तो ऐसे केस में उतना आईटीसी उससे हम रिवर्स करवाएंगे। और अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो सेक्शन नंबर 73 और 73 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, एज इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द रॉन्ग आईटीसी, वहां पे पेनल्टी प्रोविजंस भी अप्लाई होंगे। क्लियर, डन। और उसके लिए सर्कुलर आया था, सर्कुलर बोलता है क्या, ऐसे केस में अगर वो रेसिपिएंट यूनिट जो रॉन्ग आईटीसी जिसने लिया था वो अगर रिवर्स नहीं करती तो हम उससे रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके रिकवरी करेंगे, और ऐसे केस में उस पर पेनल्टी भी चार्ज होगा, प्लस जो आईएसडी है जिसने रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था सर उसको सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 9 का पेनल्टी भी लगेगा, विच इज 100% टैक्स इन्वॉल्व बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सरकार आइए एक लास्ट सर्कुलर दिया था कि सर क्या ये आईएसडी मैकेनिज्म मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, तो सर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द आईएसडी, सर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी ऑफिस टू रजिस्टर्ड इटसेल्फ एज आईएसडी। सर अगर आपको, सर आपका एक हेड ऑफिस है और 4 यूनिट ऑफिस आपके, तो ऐसे केस में आप चाहे तो सर चारों यूनिट ऑफिस पे अलग अलग इनवॉइसेस लीजिए इनपुट सर्विसेज के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आईएसडी मैकेनिज्म इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। क्लियर। अब ऐसा केस में ऐसा भी हो सकता है कि एचओ एक सिंगल बिल ले ले और एचओ अपनी यूनिट ब्रांच को अलग अलग इनवॉइसेस इश्यू कर दे रेस्पेक्टिव सर्विसेज के हिसाब से बेटा। क्लियर। तो आईएसडी मैकेनिज्म इज जस्ट ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी बेटा। प्लस सर अब बोला क्या, अगर मान लो आईएसडी की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं कराया एचओ ने, तो क्या is it mandatory to issue the invoices by HO to respective branches for the internally generated services? मतलब भाई आज HO कंपनी एज ए होल के लिए बहुत सारे काम करता है बेटा, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एट द HO, है ना। अब HO कई सारी सर्विसेज लेता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कराया उसने पूरी कंपनी एज ए होल के लिए बेटा, HO में कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सारी ब्रांच में काम आता है बेटा वो। तो क्या इज इट मैंडेटरी फॉर द HO टू इशू इनवॉइसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ internally generated services to each of its branch? Answer is no, it is not mandatory to issue the invoices. Clear। भली रेसिपिएंट यूनिट जो है उसको ब्रांच ऑफिस को आईटीसी मिले या ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट ऑफ HO एम्प्लॉइज is not required to be allocated for each and every branch, और उतना इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है HO को। क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर। और सर इसी के साथ पूरा ये आईटीसी एक ही फ्लो में, शायद मजा आया होगा, शायद आपने कंसंट्रेशन कर रखा होगा, तो धमाल हो गई आपके एंड पर। एंड सर पूरा चैप्टर विद ईच एंड एवरी पॉइंट बारीकी भी हमने ध्यान रखी है, खत्म होता है अब। और मजा आया अगर आया हो तो डू शेयर, एंड सर आई नीड द कमेंट माहौल लिख के बेटा। क्लियर। और सर क्या लिखा बेटा आपके लिए, हुज ड्रीम इज दिस, इट्स माइन। Then if the dream is of mine, then who is going to do the hard work? Definitely me only। तो लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि सर 10 ग्रेड आपको ही नहीं मिलने वाला है, आपकी पूरी फैमिली को मिलने वाला है, आपके सारे दोस्तों को मिलने वाला है। ये वक्त है आपका पूरी मेहनत करने का। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। बाय बाय।